क्या आप आईएएस या एचएएस हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम हो? अगर हाँ, तो रमन एकेडमी का टारगेट आईएएस और एचएएस जीएस प्रीलिम कम मेन फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। नए बैचेस सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से शिमला स्टडी सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करते हैं और उन्हें करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ वीकली क्लासरूम टेस्ट और 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन कंडक्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2018 के पेपर का हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन दी धौलाधार एंड पीर पंजाल? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच निम्न में से कौन सी घाटियां हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मैप में चंबा में पीर पंजाल रेंज यहाँ चंबा के बीच से जा रही है, पांगी रीजन है और चंबा रीजन है, इनके बीच से पीर पंजाल जाती है। बीच में इंपॉर्टेंट साच पास है, दराटी पास है, कलीचो, चोबिया, कुगती पास। इस रीजन में डागनी धार है और धौलाधार रेंज हमारी चंबा के पास से जाती है। चंबा और भटियात के बीच में बसोदन पास इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर धौलाधार बॉर्डर कर रही है कांगड़ा के साथ और फिर कांगड़ा को कट कर रही है। हाथीधार एक इंपॉर्टेंट धार है। तो क्वेश्चन है, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कौन सी वैली है? तो चंबा वैली हो सकती है। इस रीजन को भरमौर बोलते हैं, तो भरमौर वैली ये भी आंसर हो सकता है। इस रीजन को बड़ा बंगाल कहते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है बल वैली, बड़ा बंगाल वैली, कियारदादून वैली और पब्बर वैली। तो इसका आंसर बड़ा बंगाल वैली है। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में होना चाहिए। तो पाटली चंबा में है, पाटली कांगड़ा में है और यहाँ पर तांतागिरी और भंडल ये दो स्ट्रीम्स मिलती है और फिर रावी रिवर को बनाती है। रावी रिवर को वैदिक काल में पुरुषनी और संस्कृत काल में इरावती कहा जाता था। अलेक्जेंडर ने इसे हाइड्रेस्टर या रुआदिस कहा था। रावी रिवर चंबा में आगे मूव करती है। टुंडा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, साहो या साल इंपॉर्टेंट है जो चंबा के पास मिलती है, फिर सियूल इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और फिर ये खैरी से चंबा को एग्जिट करती है। एक ऑप्शन यहाँ पर बल वैली है। बल वैली मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। 1962 में इंडो जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना स्टार्ट की गई थी। ब्यास सतलुज लिंक बनाया था। पंडोह से ब्यास का पानी उठाते हैं और सलापड़ा के पास सतलुज में मिला देते हैं। बल वैली इस रीजन में है और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। रिसेंटली अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से ये कंट्रोवर्सी में था। नेक्स्ट यहाँ पर कियारदादून वैली दिया हुआ है। गिरी रिवर इधर से जाती है, बाटा रिवर इधर से जाती है और ये पोंटा साहिब के पास मिलती है। आगे ये यमुना रिवर में मिल जाती है। पब्बर वैली शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। पब्बर रिवर चंद्रनाहन लेक से निकलती है, चांशल वैली को क्रॉस करती हुई हमारे हाटकोटी तक आती है। हाटकोटी से बाहर त्यूनी के पास तौस रिवर में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बंगाल वैली है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन्स ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा हिमालयी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत है? हिमाचल प्रदेश के मैप पे हिमालयन जोन्स देखते हैं। 4 ऑप्शंस दी हुई है। सब हिमालयन जोन जो शिवालिक जोन है हमारी और आउटर हिमालयाज इसको कहते हैं। फिर उसके ऊपर मिड हिमालयन जोन है जो हम लोअर हिमालयस भी वर्ड यूज़ करते हैं। धौलाधार के लिए वर्ड यूज़ होता है। हायर हिमालयस हमारा हाई हिल जोन, ये ग्रेट हिमालयस के लिए यूज़ होता है। और इनर हिमालयस या ट्रांस हिमालयन जोन, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर ये तीनों ट्रांस हिमालयन होते हैं और ये इग्नियस इन नेचर है। ग्रेट हिमालयाज सेडिमेंट्री इन नेचर होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनर हिमालयस होता है 36% के अराउंड। तो आंसर ट्रांस हिमालयन जोन है। सोल्यूशन देखते हैं। 36% है और 1600 से 3600। ग्रेट हिमालयस में
कुछ पीक्स की हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन जो एवरेज हाइट है वो ट्रांस हिमालय की ज़्यादा होती है। लाहौल स्पीति किन्नौर रीजन इसमें पाया जाता है। यहाँ से ज़ंस्कर रेंज जाती है और ऊपर पांगी तक टच करती है। वेजिटेशन ड्राई, कोल्ड, टेम्परेट, स्नोई, फ्रिजिड। ग्रेट हिमालयस मॉइस्चर को रोक देता है, तो रेनफॉल इस एरिया में कम होता है। स्पीति रीजन है हमारा, वो रेन शैडो रीजन होता है, तो 500 mm, और जब भी रेन गिरेगी तो मोस्टली स्नो गिरता है। वेजिटेशन यहाँ पर सब एल्पाइन है, मॉइस्ट, ड्राई, एल्पाइन और ब्लू पाइन, जूनिपर। बाकी ऑप्शन जैसे सब हिमालयन जोन, ये हमारे आउटर शिवालिक्स होते हैं। शिवालिक्स अराउंड 30% है और ये 800 मीटर तक होंगे। हाइट कम होती है, फुटहिल वैली रीजन में होगा। क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल और रेनफॉल अराउंड 1500 mm होती है। वेजिटेशन ट्रॉपिकल थॉर्न, ड्राई, डेसिडियस और मिक्स्ड वेजिटेशन है, ग्रासेस भी इस एरिया में उगते हैं। मिड हिमालयन जोन अराउंड 10% और 800 से 1600 मीटर है। हिली, माउंटेनियस, क्लाइमेट वाइल्ड, वार्म, टेम्परेट रीजन है। रेनफॉल 1500 से 3000 mm होती है। वेजिटेशन सब ट्रॉपिकल, ब्रॉड लीव्स, पाइन, ग्रासेस होंगे। इसके बाद हायर हिल्स जो हमारे हिमालयन रीजन होता है, ये अराउंड 25% है। 1600 से 2700 मीटर है। इस रीजन में अल्पाइन पास्चर मिलता है। क्लाइमेट ह्यूमिड, कूल, टेम्परेट होता है। रेनफॉल 1000 से 1500 mm तक होती है। कुछ स्नो गिरता है। वेजिटेशन वेट और हिमालयन टेम्परेट। देवदार ऐसे पेड़ यहाँ पर उगते हैं। स्प्रूस, काइल, चेस्टनट, वॉलनट, मैपल। नेक्स्ट, शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास। शिंगोला किस दर्रे का नाम है? शिंगोला को शिंकुला पास भी कहते हैं, प्रोजेक्ट दीपक के अंडर बना है। शिंगोला को जांस्कर पास भी कहते हैं, तो इसका आंसर जांस्कर पास है। शिंगोला, शिनकुनला, शिनकुला, शिंगुला या जांस्कर पास, ये हमारा जांस्कर रिवाइन के ऊपर है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों को बॉर्डर करता है। लाहौल वैली और जांस्कर वैली के बीच है। जांस्कर में लुगनाक वैली की एंट्री है और नियरेस्ट विलेज कुर्गियाक है। लाहौल की साइड चिक्का विलेज है। बाकी ऑप्शन बारालाचला पास है। बारालाचला पास लाहौल स्पीति में है। बारालाचला पास ग्रेट हिमालयन रेंज के ऊपर है। इसे चौराहे को मिलाने वाला दर्रा भी कहते हैं। यहाँ से चंद्रा और भागा स्ट्रीम्स निकलती है। चंद्रा भागा स्ट्रीम्स टांडी से चिनाब बनाती है। 16,221 से 16,500 फीट मीन सी लेवल के ऊपर है। जिंजीबार और लिंक्टेन कैंपिंग ग्राउंड्स के पास ये रीजन है। नेक्स्ट रोहतांग पास है। रोहतांग पास कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। ये पीर पंजाल रेंज के ऊपर है। इस रीजन से पीर पंजाल रेंज आती है। इसे भृगुतुंग और लाशों का ढेर भी कहते हैं। लाहौर और कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है। एलिवेशन 3978 मीटर है। मूर क्राफ्ट फर्स्ट इंग्लिशमैन था जिसने इसको क्रॉस किया था। उन्होंने इसे रितांका जोत कहा था। लॉर्ड इल्गिन ने 1863 में इसे 2 बार क्रॉस किया था डॉक्टर जे.जी. जिरार्ड के साथ। रोहतांग पास से ब्यास रिवर निकलती है। नेक्स्ट, जलोड़ी पास। जलोड़ी पास कुल्लू में धौलाधार रेंज के ऊपर है। ये इनर और आउटर सिराज को अलग करता है। इसके टॉप पे श्रीउलसर लेक है, तो ये धौलाधार रेंज पर है। कुल्लू से मंडी जाने के लिए यूज होता है सिराज रीजन। नेक्स्ट, वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर्स इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से बहने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कहाँ प्रवेश करती है? ये सिरमौर का मैप है और खादर माजरी ये एरिया है जहाँ पर यमुना एंटर करती है और ताजेवाला इस एरिया से यमुना एग्जिट करती है। यमुना टोटल 22 किलोमीटर्स हिमाचल प्रदेश को बॉर्डर करती है। तो इसका आंसर यमुना हिमाचल में खोदर माजरी में एंटर करती है। खादर माजरी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यमुना एंटर करती है और मिथिकल रिलेशन यमुना का सन के साथ, सूरज से इसे संबंधित माना जाता है। यमुनोत्री गढ़वाल हिल में यमुना राइज करती है उत्तराखंड में। ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, सबसे पूर्वी नदी है हिमाचल प्रदेश की और इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज है तौंस, पब्बर, गिरी या गिरी गंगा।
तो यहाँ पे गिरी गंगा हमारी कुप्पड़ पीक के पास निकलती है, कुप्पड़ पीक जुब्बल के पास, वहाँ से गिरी रिवर निकलती है और ये सिरमौर को दो भागों में बांटती है। तौंस रिवर ये भी बॉर्डर करती है और यहाँ पे यमुना में खादर माजरी के पास मिलती है। तौंस में पब्बर रिवर भी मिलती है। पब्बर रिवर चंद्रनाहन लेक से निकलती है, जो चांशल वैली, चांशल पीक इसके पास है। टोटल कैचमेंट एरिया यमुना का 2320 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में होती है। नेक्स्ट, द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वैद सूरत सिंह प्लेड अ पिविटल रोल। कौन सा आंदोलन किसान सभा के तत्वाधान में शुरू किया गया जिसमें श्री लक्ष्मी सिंह और वैद सूरत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लक्ष्मी सिंह और वैद सूरत सिंह पझोटा आंदोलन से रिलेटेड है। 1939 में सिरमौर के राजा ने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए फोर्सिबली लोगों को आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे। बंगाल में फेमाइन हो रही थी, लेकिन पेंसिल स्टेट्स के लोग अपना फूड का प्रोड्यूस स्टेट के बाहर नहीं बेच सकते थे जहां उन्हें अच्छे प्राइस मिलने थे। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे, जैसे घराट और रीत, जिसके अपोजिशन में 1942 में पझोटा किसान सभा ने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया था जिसे पझोटा मूवमेंट भी कहा जाता है, जो पझोटा सिरमौर में है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी लाइंस पर पझोटा मूवमेंट हुआ था। मूवमेंट फार्मर्स ने स्टार्ट किया था एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए। श्री लक्ष्मी सिंह ये कोटला विलेज के, इनको हेड इलेक्ट किया गया था। वैद सूरज सिंह जी, इनको सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया था पझोटा किसान सभा के। इसके अलावा मियाँ गुलाब सिंह, अतर सिंह टपरौली विलेज के, चूचू मियाँ जदोल के, मेहर सिंह पानकुफर, मदन सिंह धामला, जिलाम सिंह वरघोट, कालीराम शवानी नेरी, इन सब लोगों ने पझोटा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनकी कुछ डिमांड्स थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोगों द्वारा इलेक्ट होनी चाहिए, टैक्स को अबॉलिश करें, चाइल्ड मैरिज इसको ख़त्म करें, आर्मी के लिए कंपलसरी रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए, करप्ट ऑफिशियल्स और जो एरोगेंट ऑफिशियल्स है उनको ट्रांसफ़र करा जाए, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स को हेल्प ना किया जाए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत बनाई जाए, गिरी रिवर पे ब्रिज बनाया जाए और स्कूल और पोस्ट ऑफिस बनाए जाए। लेकिन मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था मार्शल लॉ लगा के रूलर के द्वारा, क्योंकि जो पेजेंट्स ये प्रेशर बना रहे थे, इट वाज अगेंस्ट द विल ऑफ रूलर। जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे वो नहीं चाहते थे कि पेजेंट्स की डिमांड मानी जाए, तो मार्शल लॉ से इसे खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेन एम ऑफ। प्रशासन का लोकतंत्रीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। नेशनल लेवल पर कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल कर रही थी, उसी तरीके से प्रिंसली स्टेट्स में सेल्फ रूल के लिए प्रजामंडल मूवमेंट हो रहा था। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रजामंडल मूवमेंट से हुआ था। मेन एम इसका डेमोक्रेटाइजेशन था एडमिनिस्ट्रेशन का हिमाचल प्रदेश के। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो लुधियाना में हुई थी 1939 पे, यहाँ प्रजामंडल बनाई गई थी प्रिंसली हिल स्टेट्स के लिए। भागमल सोटा एक मेन फोर्स इसके पीछे थे। वायस परमार ने इनके साथ मिलके हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल बनाई थी। प्रजामंडल पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे और अवेयरनेस क्रिएट करते थे इनजस्टिस के बारे में। करप्ट प्रिंसेस अनजस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। इन्होंने टैक्स देने, बेगार को रिफ्यूज़ करना स्टार्ट किया था। खादी कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे थे। कुनिहार प्रजामंडल मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पंडित पद्मदेव, बाबा काशीराम और गौरी शंकर जी ने रूलर की अट्रॉसिटीज़ के अगेंस्ट चार्टर एक प्रेजेंट किया था। 25% रेवेन्यू कम करने की बात करी थी। शुरू में कुनिहार के राणा ने इन्हें अपोज किया था, लेकिन बाद में इनकी डिमांड्स 9 जुलाई 1939 को एक्सेप्ट कर ली गई थी। चंबा रियासती प्रजामंडल की वजह से राजा लक्ष्मण सिंह ने 8 मार्च 1948 को मर्जर डॉक्यूमेंट साइन किया था। सिरमौर प्रजामंडल को चौधरी शेर जंग ने हेड किया था। चौधरी शेर जंग जी को पहाड़ी लीडर्स का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। इनके साथ वायस परमार, शिवानंद रमौल जी भी थे। बुशहर रियासती प्रजामंडल सत्यदेव बुशहरी जी ने रामपुर से और पंडित पद्मदेव जी ने शिमला से लीड किया था। इसकी वजह से 15 अप्रैल 1948 को बुशहर इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो गया था। एक ऑप्शन मंडी कॉन्स्पिरेसी है
ये 1914-15 को हुआ था और मेनली गदर पार्टी का इन्फ्लुएंस था। मंडी और सुकेत में मीटिंग हुई थी। इन्होंने प्लान किया था कि ट्रेजरी को लूटेंगे, मंडी के सुपरिटेंडेंट और वजीर हैं इनको किल करेंगे। नागचला डकॉइटी के साथ ब्यास पर जो ब्रिज है इसको भी बम से उड़ा देंगे। जवाहर सिंह, रानी ऑफ खैरगढ़ी, बद्री, सिद्धू खराड़, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्हें बाद में एग्जाइल कर दिया था। गदर पार्टी से रिलेशन कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हिमाचल प्रदेश को नए संविधान के तहत पहली बार चुनाव में भाग लेने का अधिकार कब मिला था? 1951 में हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना था और 1952 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। तो इसका आंसर 1952 है। सोल्यूशन देखिए, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बनाया गया था 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के, और इसे चीफ कमिश्नर एडमिनिस्टर करता था एडवाइजरी काउंसिल के एड और एडवाइस से। इसमें 9 मेंबर्स थे, 3 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे और 6 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे। 1951 में हिमाचल पार्ट सी स्टेट बना और इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर लाया गया। 36 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी और पहली बार इलेक्शन 1952 में कंडक्ट किया गया। इसके बाद 1954 में बिलासपुर पार्ट सी स्टेट को हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया और असेंबली की स्ट्रेंथ 41 होगी और प्रेजेंट 68 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वॉज बिल्ड बाय वेस्टर्न तिब्बतियन रूलर ये शशोड अराउंड द ईयर 996 AD। निम्नलिखित में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शशाद ने वर्ष 996 ईस्वी के आसपास किया था? 996 ईस्वी में ताबो मोनेस्ट्री बनाई गई थी जो स्पीति में है, तो इसका आंसर ताबो मोनेस्ट्री है। ताबो मोनेस्ट्री या ताबो चोस खोर मोनेस्ट्री ये ताबो विलेज स्पीति में लोकेटेड है। इसे 996 कॉमन एरा में तिब्बतियन ईयर ऑफ फायर ए में तिब्बतियन बुद्धिस्ट लोत्सवा या रिंचेन जांगपो मेहरूर रामभद्र ने वेस्टर्न हिमालयन किंगडम गुगे के राजा यशेओ या ये शशोद ने बनवाया था। सबसे पुरानी है और लगातार संचालित हो रही है। इसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, ताबो अजंता। यहाँ 9 मंदिर है, बहुत सारे स्तूप है, 1000 साल से ये मंदिर खड़ा है। बहुत सी फ्रेस्को पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई है जो बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रोपाउंड करती है। ये पेंटिंग शाक्यमुनि के जीवन पर आधारित, बोधिसत्व के ऊपर आधारित है। मंदिरों में तारा और मैत्रेय बुद्धा की पिक्चर्स हैं, उन्हें डेटी की तरह बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस मंदिर को प्रोटेक्ट करता है। गेमूर मोनेस्ट्री लाहौल में स्थित है, चंद्रा वैली के पास, 18 किलोमीटर केलोंग से, और ये भागा रिवर वैली में है। 700 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और यहाँ पर देवी मरीची वज्रवाही की मूर्ति है जो 11 से 12 सेंचुरी पुरानी है। यहाँ पर डेविल डांस होता है जुलाई मंथ में और इस मोनेस्ट्री में भी बहुत सी पेंटिंग्स हैं। ताबो स्पीति में है और गेमूर लाहौल में है। Which was the old capital of कुल्लू राजास from where 12th generation of कुल्लू राजा ruled? कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी कौन सी थी जहां से कुल्लू राजाओं की 12 पीढ़ियों ने शासन किया? विहंग मणिपाल ने 2nd सेंचुरी में कुल्लू की स्थापना करी थी और नास्त या जगत सुख में अपनी कैपिटल बनाई थी, तो इसका आंसर जगत सुख है। विहंग मणिपाल ने 2nd सेंचुरी में नास्त जगत सुख में कैपिटल बनाई थी। इसके बाद विशुद्धपाल ने कैपिटल को नग्गर शिफ्ट किया था और राजा जगत सिंह ने कुल्लू या सुल्तानपुर में कैपिटल शिफ्ट करी थी 1637 में राजा ऑफ लग से जीतकर। इन 1804 AD रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा इनवाइटेड whom टू इन्वेड कांगड़ा। 1804 ईस्वी में कांगड़ा क्षेत्र के बिलासपुर, मंडी, चंबा और अन्य छोटे शासकों ने कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए किसे आमंत्रित किया था? 1786 में संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया को हराया था और कांगड़ा फोर्ट जीता था, जिसके बाद उनकी एस्पिरेशंस बढ़ने लगी। उन्हें लाहौर प्रताप भी उनके कोर्ट में कहा जाता था। इसके बाद 1792 में संसार चंद ने मंडी पर अटैक किया और मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कैप्चर करके नदौन में 12 साल तक प्रिजनर की तरह रखा। 1794 में चंबा के ऊपर अटैक किया था और राजा राज सिंह से रिहलू एरिया, जो चंबा का सबसे फर्टाइल एरिया था,
कैप्चर कर लिया था। सुकेत ने अपोज नहीं किया। कुल्लू के साथ पुरानी ट्रीटी कंटिन्यू की गई थी। कुटलहर जो बनगना या ऊना एरिया है, इसे कम्प्लीटली अनेक्स कर दिया गया था। संसार चंद ने यहाँ के कोटवाल फोर्ट को तोड़ दिया था और 16 सिंगी 16 फोर्ट बनाए थे। इसके बाद संसार चंद ने कहलूर या बिलासपुर पर अटैक किया था और यहाँ पर छातीपुर फोर्ट बनाया था। महान चंद जो इस टाइम पे बिलासपुर का रूलर था, उसने गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा को इनवाइट किया। तो इसका आंसर अमर सिंह थापा है। गोरखा चीफ और संसार चंद के बीच पहले महल मोरिया और फिर नदौन में लड़ाई हुई थी। इसके बाद संसार चंद कांगड़ा फोर्ट चले गए थे और 12 साल तक वहीं पर रहे। इस समय गोरखों ने ईश्वरी सेन जो मंडी के राजा थे, इन्हें भी नदौन की जेल से मुक्त कर दिया था। जब संसार चंद कांगड़ा फोर्ट में थे, उस समय उन्होंने राजा रंजीत सिंह से असिस्टेंस मांगी थी और ज्वालामुखी ट्रीटी को 1809 में साइन किया था, जिसके बाद रंजीत सिंह ने आके गोरखों को डिफीट किया था। लेकिन संसार चंद को कांगड़ा फोर्ट रंजीत सिंह को देना पड़ा था 66 विलेजेस के साथ, और संसार चंद सुजानपुर टीरा रिटायर कर गए। क्या आप IAS या HAS हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम हो? अगर हाँ, तो रमन एकेडमी का टारगेट IAS और HAS GS प्रीलिम कम मेन फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। नए बैचेस 2nd वीक ऑफ जनवरी से शिमला स्टडी सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करते हैं और उन्हें करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ वीकली क्लासरूम टेस्ट और 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन कंडक्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इन 1848 who suppressed the rebellion of Wazir of Nurpur and then Pramod Chand and the Rajas of Jaswan and Datarpur। 1848 में नूरपुर के वजीर और फिर प्रमोद चंद और जसवां और दतारपुर के राजाओं के विद्रोह को इसने दबा दिया। इसका आंसर मिस्टर लॉरेंस। आंसर देखते हैं। 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांगड़ा एरिया को कैप्चर किया था और जो लोकल रूलर्स थे उनको सबड्यू कर दिया था। जसवंत सिंह जो नूरपुर के राजा थे और एक माइनर थे, उनको एक एनुअल जागीर दे दी गई थी 5000 की, और नूरपुर को भी कांगड़ा के साथ मर्ज कर दिया गया था। इस समय पर राम सिंह ने जम्मू के राजा के साथ मिलकर रिवोल्ट किया, रावी क्रॉस की और शाहपुर फोर्ट को ऑक्यूपाई किया। उसके बाद उन्होंने जसवंत सिंह को राजा प्रोक्लेम किया और खुद को वजीर प्रोक्लेम कर दिया। जब ब्रिटिश आर्मी ने उन पर अटैक किया तो राम सिंह गुजरात में चले गए सिख आर्मी के पास। उस समय जलंधर के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस थे और कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर बांस थे। इस क्वेश्चन में 1848 और नूरपुर के वजीर की बात की गई है जो राम सिंह है। 1849 में राम सिंह ने दोबारा से दल्ले का धार जो पठानकोट के पास है वहां पर पोजीशन ली और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी। यहाँ उनके एक ब्राह्मण दोस्त पहाड़ चंद ने उन्हें धोखा दिया और राम सिंह को पकड़कर सिंगापुर भेज दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जसवंत सिंह जो एक माइनर राजा थे, ये ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भी उनका साथ दिया और 1861 में उनको लॉयल्टी शो करने के लिए उनकी जागीर बढ़ा दी गई थी। तो आंसर सर जॉन लॉरेंस है। नेक्स्ट, माधोराय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर। माधोराय की जलेब किस लोकप्रिय हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण है? माधोराय की जलेब एक शोभा यात्रा है जिसमें माधोराय जी जो भगवान विष्णु जी के इनकारनेशन माने जाते हैं, इन्हें एक रथ में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है जो मंडी के शिवरात्रि फेयर के टाइम पर होता है। तो इसका आंसर मंडी की शिवरात्रि है। मंडी की शिवरात्रि हिमाचल की देव संस्कृति का एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करती है। शिवरात्रि को अटेंड करने के लिए 200 से अधिक देवता इकट्ठे होते हैं। माधोराय जो भगवान विष्णु के अवतार है, इन्हें मंडी का रक्षक देवता माना जाता है। मंडी का प्रसिद्ध शिव टेम्पल भूतनाथ टेम्पल है और शिवरात्रि के समय जलेब निकलती है। जो देवताओं का जुलूस है, कामरू नाग जी जो बारिश के देवता है, वह भी मंडी आते हैं। वह पहले दिन माधोराय जी से मिलते हैं और उसके बाद वह टारना देवी मंदिर पर जाते हैं
और वहां से 7 दिन तक इवेंट को देखते हैं और लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ पराशर लेक? पराशर झील के किनारे पर निर्मित मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? ये टेम्पल की फोटोग्राफ है और ये पगोडा की शेप में है। तो क्वेश्चन का आंसर पगोडा स्टाइल है। पराशर लेक मंडी में स्थित है और ये एक लेक के पास है जिसका पेरीमीटर 300 मीटर है। इस पर एक फ्लोटिंग आइलैंड है। झील के बारे में एक दंत कथा है कि पराशर ऋषि ने अपने गुर्ज या रॉड को इस जगह पर मारा था और एक लेक उत्पन्न हो गई थी। एक और कथा में ऐसा मानते हैं कि भीम ने अपनी कोहनी से इस जगह पर प्रहार किया था, जगह सीधी हो गई थी और बीच में पानी आ गया था और लेक बन गई थी। यहाँ पर पागोडा स्टाइल का टेम्पल है। यह मंदिर राजा बानसेन ने बनवाया था और यहाँ पर ऋषि एक पिंडी की तरह विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर एक देवदार के पेड़ से बना था और 12 साल बनाने में लगे थे। दोहड़ू इज द ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस worn बाय द women ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? दोहड़ू किस जिले की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक ऊनी पोशाक है? दोहड़ू एक ऊन की पोशाक है और इसे किन्नौर की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो इसका आंसर किन्नौर है। किन्नौर के ज्यादातर लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है। थेपैंग यह एक ऊनी टोपी है, लाइट ग्रे या व्हाइट कलर की बनी होती है जिसमें एक वेलवेट बैंड होता है जो हरा, क्रिम्सन ब्लू या येलो रंग का भी हो सकता है। पुरुष छामू कुर्ती जो ऊनी कपड़े से बनी होती है, या छुबा एक लंबा कोट है जो अचकन जैसा होता है, और महिलाएं दोहड़ू पहनती है। चोली एक फुल स्लीव ब्लाउज है जो वुमेन द्वारा पहना जाता है जिसमें एक डेकोरेटिव लाइनिंग होती है। What is the approximate capacity of शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित क्षमता कितनी है? इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। ये 450 मेगावाट है। शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है जो सतलुज रिवर पर है और ये पोवाड़ी विलेज, रले डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर में है और ये 450 मेगावाट पावर जनरेट करता है। In which district central government approved rupees 80 lakh in 2011 for setting up snow leopard center? किस जिले में बर्फीला तेंदुआ केंद्र की स्थापना के लिए सरकार ने 2011 में 80 लाख रुपए दिए? स्नो लेपर्ड IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है और इसकी कंजर्वेशन के लिए किब्बर लाहौल स्पीति में स्नो लेपर्ड सेंटर बनाया जा रहा है। किब्बर स्पीति में है और यहाँ पर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आंसर देखते हैं। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 5.5 करोड़ रुपए का है और अभी पहली इंस्टॉलमेंट 80 लाख रुपए दी गई है। स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर किब्बर में बनाया जाएगा और मंगोलिया के बाद दुनिया का ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है। प्रोजेक्ट मैसूर बेस्ड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन 5 ट्रांस हिमालयन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करेगी। ये प्रोजेक्ट 2007 में अप्रूव हो गया था और बेसलाइन सर्वे के बाद 2011 में पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन स्पीति में 20 साल से रिसर्च कर रहा है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लोकल कम्युनिटीज को मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि जो माइग्रेटरी ग्रेजियर्स होते हैं जैसे भेड़ पालक जो ऊंचाइयों में अपनी भेड़ों को चराने जाते हैं और स्नो लेपर्ड के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम हो। स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट्स और सीनियर वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स कोलैबोरेट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर को स्टडी करके पाया है कि 4 से 5 स्नो लेपर्ड 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पाए जाते हैं। इस रिसर्च में प्रेडेटर और प्रे के रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जा रहा है और हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी जो 5 स्टेट्स है स्टडी हो रही है और IUCN में ये वल्नरेबल स्पीशीज है। To improve the gross enrollment ratio in higher education, the government of Himachal Pradesh has adopted राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, the centrally sponsored scheme in the year। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो केंद्र सरकार की योजना है को किस वर्ष अपनाया था? रूसा को हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2013 में अपनाया था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर है डिवाइडेड बाय उस एज ग्रुप के टोटल कितने स्टूडेंट कंट्री के अंदर है। जैसे कि एलिमेंट्री, मिडिल या हाई स्कूल, जो बच्चे स्कूल में एजुकेशन अवेल कर रहे हैं और उसको भाग करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस एज ग्रुप में कंट्री के अंदर है। तो इसका आंसर 13 है। रूसा के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। रूसा के ऑब्जेक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना और ये जो स्टैंडर्ड एक्रेडिशन अथॉरिटीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं
क्या इंस्टीट्यूशन उससे कंफर्म कर रहा है ये चेक करते हैं। स्टेट के हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाना, प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाकर स्टेट लेवल पर, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देना और उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, एफिलिएशन, एकेडमिक और एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना, क्वालिटी फैकल्टी की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना, रिसर्च और इनोवेशन के लिए इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाना, इंस्टीट्यूशनल बेस को इंक्रीज करने के लिए इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बढ़ाना और नए इंस्टीट्यूशन को खोलना, पिछड़े इलाके जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड है वहाँ पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना ताकि एसेस बढ़े। SC/ST, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन, माइनॉरिटी और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को हायर एजुकेशन की एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिले ये इंश्योर करना। 3 साल के लिए रूसा में फिनेंशियल आउटले 7,100 करोड़ है जो 2017-18 से 19-20 तक एयरमार्क किया गया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन के लिए है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 है और बाकी स्टेट्स के लिए 60:40 है, और जिन यूटीज़ में लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ 100:0 है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज? हिमालय में पॉलीएंड्री पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलीएंड्री बहुपति प्रथा है। जैसे महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, उसी तरह एक से ज्यादा भाइयों की जब एक ही पत्नी होती है तो उसे बहुपति प्रथा या पॉलीएंड्री कहते हैं। यह हिमाचल के ट्राइबल और पहाड़ी इलाकों में जैसे किन्नौर, रामपुर, बुशहर के ट्राइबल इलाकों में प्रचलित है। पॉलीएंड्री इन हिमालयस पुस्तक हिमाचल के निर्माता डॉक्टर YS परमार जी ने लिखी है। सोल्यूशन देखते हैं। यशवंत सिंह परमार जी का जन्म 4 अगस्त 1906 को बागतन विलेज सिरमौर में हुआ था। उन्हें हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। उनकी पढ़ाई FC कॉलेज लाहौर और कैनिन कॉलेज लखनऊ में हुई थी। 1937 में उन्हें सिरमौर प्रिंसली स्टेट का डेप्यूटी जज और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। 1937 से 41 तक वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे। 1948 में वह चीफ कमिश्नर की एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था। 1952 में वह हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर बने और 4 बार वह हिमाचल के CM बने। 1961 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरह काम भी किया और 2 मई 1981 को उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने बहुत किताबें लिखी जैसे हिमाचल प्रदेश, इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, हिमाचल प्रदेश कास्ट फॉर स्टेटहुड एंड पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज। विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अनाडेल? किस प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत 1888 में अनाडेल से हुई थी? डूरेंट कप 1888 में अनाडेल से शुरू हुआ था। पहला डूरेंट कप 1888 में शिमला के अनाडेल ग्राउंड में खेला गया था। इसे सर डूरेंट मॉर्टिमर ने शुरू किया था। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट और दुनिया का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इनॉग्रल टूर्नामेंट में सिर्फ 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और रॉयल स्कॉट्स फुसलियर्स जीते थे हाईलैंड लाइट इन्फेंट्री को फाइनल में हराकर। 1940 तक ये टूर्नामेंट शिमला में ही आयोजित किया जाता था। 1888 में डूरेंट कप को अनाडेल ग्राउंड में ऑर्गेनाइज कराने के लिए अनाडेल ग्राउंड को खोदकर सीधा किया गया था। द मशरूम डेवलपमेंट project in Palampur was launched in 1985 with the introduction of technology of which country? पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना 1985 में किस देश की तकनीक की शुरुआत के साथ शुरू की गई थी? 1985 का मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पालमपुर में डच देश की टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। हिमाचल प्रदेश में मशरूम की कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी 2 एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट से लाई गई है। 6 5-year प्लान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP ने मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चंबाघाट सोलन में शुरू किया था। 7th 5-year प्लान के अंडर इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में शुरू किया गया था। 1977 में मशरूम की कल्टीवेशन को सोलन में कमर्शियलाइज किया गया था और 1985 में मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पालमपुर में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था डच टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए मशरूम कल्टीवेशन में। 1992 के एंड तक इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया था और इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोलन डिस्ट्रिक्ट को स्टेट की मशरूम डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया था।
What was the approximate decadal population growth rate of हिमाचल प्रदेश in the census 2011? 2011 की जनगणना में हिमाचल प्रदेश की अनुमानित दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? हिमाचल प्रदेश में 10 साल में 12.94% पॉपुलेशन इंक्रीज करी थी। सॉल्यूशन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 सालों में पॉपुलेशन की ग्रोथ, जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसकी परसेंटेज डिक्लाइन करी थी 17.53% से, जो 2001 में थी, 12.94% 2011 में। तो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की परसेंटेज में डिक्रीज आया है और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 60,77,900 से 68,64,600 टू 2011 में हो गई थी, जिसका मतलब 10 साल में 7,86,702 लोग का इंक्रीज हुआ है। 60.68 लाख से 68.64 लाख हो गई है, जिसमें 34,81,871 मेल और 32,82,729 फीमेल है। रूरल एरिया में 12.7% पॉपुलेशन बढ़ी है और अर्बन एरिया में 15.3% पॉपुलेशन बढ़ी है। 10 सालों में 12.9% पॉपुलेशन ग्रो करी है, लेकिन जन्म से 6 साल तक के बच्चों की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट डिक्लाइन करी है मार्जिनली। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 15,10,751 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 31,564 है। पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा ऊना में 16.3% और सबसे कम लाहौल स्पीति में 5% हुई है। इसी के साथ हम आज के पेपर की डिस्कशन को एंड करते हैं। आप जब भी रिवाइज करना चाहें रमन एकेडमी की वेबसाइट खोल सकते हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाकर हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू के लिए पढ़ना चाहते हैं वो हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या आप IAS या HAS हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम हो? अगर हाँ तो रमन एकेडमी का टारगेट IAS और HAS GS प्रीलिम कम मेन फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। नए बैचेस 2nd वीक ऑफ जनवरी से शिमला स्टडी सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करते हैं और उन्हें करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ वीकली क्लासरूम टेस्ट और 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन कंडक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट में क्लासेस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की 50% गाइडलाइंस और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के SOP पर बेस्ड होंगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। एट रमन एकेडमी इट्स नॉट अबाउट आउटविटिंग द एग्जामिनर, वी प्रमोट crystal clear understanding of essential topics and my friend there is no shortcut। आपको जो भी एसेंशियल टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, फिर करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा और MCQ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद एक कांस्टेंट रिवीजन करते रहना पड़ेगा। एंड एट रमन एकेडमी वी आर प्रोवाइडिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर दिस। इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can। धन्यवाद। जय हिंद। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं।
रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can. धन्यवाद। जय हिंद।